अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये इकनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 का पार्ट 4 हम पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 आपको मैं भेज चुका हूँ। तो इसमें हम प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे वो हेडिंग बना रहे हैं प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। तो पहले प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, तो उसके बाद प्रोडक्शन को बहुत समझ आ जाएगा। Productivity measures the efficiency with which the resources are applied to the production process. Productivity efficiency को measure करता है कि कितने हम resources लगा रहे हैं किसी भी गुड या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी हमारा इनपुट कितना लग रहा है और फिर आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या होगा? हमारे गुड्स होंगे जो बन रहे हैं, जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं वो। और इनपुट क्या होगा? वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो रिसोर्सेज को जो हम आउटपुट लगाने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे के सारे इनपुट आ जाएंगे। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है ना। तो ये इससे प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी भी इसी को कहते हैं। जब कोई कहीं भी आप वर्ड देखो ना कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसका भी सेम यही फार्मूला है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है ना। आप इनपुट लगा रहे हो रिसोर्सेज और उसके बदले आपको आउटपुट मिल रहे हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन करना कि कितने आप इनपुट लगा रहे हो और कितने आपको आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है ना, इसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं, इसी को एफिशिएंसी कहते हैं। मीन अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो और कितने आउटपुट बना पा रहे हो रिसोर्सेज लगा के, इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी भी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द आउटपुट पर एनी यूनिट ऑफ रिसोर्सेज ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं अभी यही फार्मूला है जो अभी मैं आपको बता रहा था। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। फॉर इंस्टेंस द लेबर प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट्स द वर्कफोर्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर, ठीक है ना। अब लेबर प्रोडक्टिविटी, एक लेबर प्रोडक्टिविटी भी होती है और एक कैपिटल प्रोडक्टिविटी होती है। यानी यहाँ पे आपकी बुक में प्रोडक्टिविटी को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक लेबर प्रोडक्टिविटी और एक कैपिटल प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वर्कर, यानी हर वर्कर ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है ना। एक वर्कर ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, जो उसने यूनिट बनाया है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे उसने 10 यूनिट बनाया, तो 10 लिखोगे ऊपर इसमें न्यूमिनेटर में, और एक वर्कर ने बनाया तो डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना। तो ये एक लेबर की प्रोडक्टिविटी निकल आएगी कि एक लेबर 10 यूनिट बना रहा है। या आपने मिसाल के तौर पे 500 यूनिट बनाया है और वो 5 लोगों ने मिल के वो 500 प्रोडक्ट बनाया है, तो आप 500 डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे इस तरह, 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आपके पास प्रोडक्टिविटी आ जाएगी 100। मतलब एक जो लेबर है वो 100 यूनिट बना रहा है, ठीक है। तो ये लेबर की प्रोडक्टिविटी इस तरीके से मेजर की जाती है। अब अगली होती है कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी ये है कि एक मशीन कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, वो तो लेबर थी ना, एक मशीन कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। रिप्रेजेंट आउटपुट पर मशीन और अदर इक्विपमेंट, ठीक है ना। अब मशीन मिसाल के तौर पर हमारे पास 10 मशीनें लगी हुई हैं और हमारे पास 2000 यूनिट एक माह में या एक साल में हम बनाते हैं 2000 यूनिट, और हमारे पास 10 मशीनें हैं, तो कैसे 200 जो यूनिट्स हैं वो एक मशीन बना रही है। ये हमारी आ गई कैपिटल प्रोडक्टिविटी, यानी एक मशीन 200 यूनिट हमें बना के दे रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास निकल के आ गई कैपिटल प्रोडक्टिविटी। लेबर में हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है ना। कैपिटल प्रोडक्टिविटी में हमने प्रोडक्ट्स को, आउटपुट को डिवाइड करना है अपनी मशीन्स के साथ, ठीक है। तो ये लेबर प्रोडक्टिविटी और कैपिटल प्रोडक्टिविटी को इस तरह कैलकुलेट करते हैं।
अब आगे वो ये कह रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। ये जो प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन जस्ट मेजर ऑफ आउटपुट है प्रोड्यूस बाय फार्म, यानी एक फार्म ने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 20 किए हैं, 500 किए हैं, 1000 किए हैं, 1 लाख किए हैं, 2 लाख किए हैं, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं जस्ट, यानी काउंटिंग करना, मेजर करना कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी इससे आगे की बात है। प्रोडक्टिविटी ये है, प्रोडक्टिविटी ना सिर्फ आउटपुट को मेजर करती है बल्कि आउटपुट का कंपैरिजन करती है इनपुट के साथ, कि इन आउटपुट को अचीव करने के लिए हमने कितना इनपुट लगाया है, ठीक है ना। वाइल द प्रोडक्टिविटी इज द रेट एट विच दिस आउटपुट इज अचीव्ड, कि हमें आउटपुट यानी 200 यूनिट बना रहे हैं तो हमारा इनपुट कितना लग रहा है, दोनों का कंपैरिजन करना, तो ये प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ मेजर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय फार्म, कि एक फार्म कितने आउटपुट बना रही है, ठीक है। अब ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। प्रोडक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्टिविटी का क्या फार्मूला होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी तो इनपुट होते हैं। इनपुट यहाँ होगा, यहाँ भी, ये दोनों कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, बाकी आपका आउटपुट ही बचेगा। तो प्रोडक्शन वही तो है, प्रोडक्शन मेजर ऑफ आउटपुट है। अच्छा, यहाँ पे वो बड़ी एक अहम बात करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो सर्विस सेक्टर है ना उसकी प्रोडक्टिविटी मेजर नहीं कर पाते, ज़रा मुश्किल होता है कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए हैं, हमें जो है ना उन यूनिट्स जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका नहीं पता होता कि कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो वो तो हमें पता चल जाता है कि मशीन ने या लेबर ने इतने प्रोडक्ट बनाए हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बिजनेस है जहाँ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो वहाँ आउटपुट को मेजर करना मुश्किल होता है, आउटपुट को काउंट करना मुश्किल होता है, कितने आउटपुट बने हैं। इनपुट का तो हमें पता लग जाता है कि हमारे इतने रिसोर्सेज लग रहे हैं, लेकिन आउटपुट का नहीं पता चलता। तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में वो कहते हैं कि ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे, टोटल रेवेन्यू पर पीरियड, यानी एक पीरियड के अंदर, एक महीने में, एक साल में, 5 सालों में, 4 महीने में, जो भी आपका पीरियड है डिसाइड आपने किया हुआ है, उस टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ के ऊपर, तो आपके पास प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। या तो प्रोडक्टिविटी को इस तरीके से मेजर करें, आउटपुट, टोटल आउटपुट पर पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। ये दोनों बातें हम लेबर प्रोडक्टिविटी के हवाले से बात कर रहे हैं इससे, ठीक है ना। लेबर प्रोडक्टिविटी में मैं आपको बताया था कि आउटपुट को डिवाइड करना है नंबर ऑफ़ लेबर से, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ से। कैपिटल प्रोडक्टिविटी आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ मशीन्स वगैरह के, कितने आप इनपुट लगा रहे हो, कितनी मशीन आपने लगाई हुई हैं कि आप कैलकुलेट कर सको कि एक मशीन कितने आउटपुट दे रही है हमें। तो अब ये जो कैपिटल प्रोडक्टिविटी है ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कंसर्न रखती है ना। जो लेबर प्रोडक्टिविटी है इसका ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ भी होता है और सर्विस सेक्टर के साथ भी होता है। अब हमें प्रॉब्लम हो रही है सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में कि हम प्रोडक्टिविटी सर्विस सेक्टर में किस तरह निकालें। तो सर्विस सेक्टर में निकालने का उसने एक अल्टरनेटिव वे ये दिया है कि अगर आप आउटपुट, सर्विस सेक्टर में आउटपुट नहीं निकाल पा रहे कि कितना आउटपुट है, तो आप क्या टोटल रेवेन्यू ले लो, टोटल रेवेन्यू के उस ख़ास पीरियड में उस ऑर्गेनाइजेशन ने, उस सर्विस फर्म ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ पे, तो ये भी आपकी प्रोडक्टिविटी मेजर करके दे देगा। ये उस सूरत में जब आप आउटपुट को काउंट ना कर सक रहे हो, आउटपुट को मेजर ना कर सक रहे हो, तब उस सूरत हाल में ठीक है। और ये दोनों बातें लेबर प्रोडक्टिविटी की हो रही हैं, सर्विस सेक्टर के हवाले से बात हो रही हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा तो वो तो बड़ा इजी है, ठीक है ना। या तो आप लेबर यूज़ कर रहे हो, लेबर के थ्रू कोई चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हो, या मशीनरी लगा के कोई चीज़ प्रोड्यूस करवा रहे हो, तो वहाँ जो है ना, चाहे लेबर प्रोडक्टिविटी हो चाहे कैपिटल प्रोडक्टिविटी हो, उसका काउंट करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आउटपुट जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हम उसे ईज़िली मेजर कर सकते हैं, उसे ईज़िली काउंट कर सकते हैं। लेकिन सर्विस सेक्टर में हम अपने आउटपुट को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसने एक अल्टरनेटिव फार्मूला दिया है कि आपने प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है तो रेवेन्यू लें डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। अब ये जो ये है ना, टोटल रेवेन्यू
पर पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, इसका एक दूसरा नाम भी है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर के एक लेबर कितनी एवरेज प्रोडक्ट दे रही है। प्रोडक्ट मीन वो कितनी सर्विस दे रही है किसी भी एम्प्लॉय को। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी का क्या फार्मूला है, तो ये भी है, ये तो कैलकुलेट करने का है, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये आ जाए एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर, उसका भी यही फार्मूला है, टोटल रेवेन्यू पर पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। या फिर अगर वो आपसे पूछ ले कि ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, तो वो भी उसका भी यही फार्मूला है, और ये स्पेसिफाइड है सर्वे सेक्टर के साथ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे आउटपुट्स कितने हैं। जी, अब हम बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी को मेजर करना कितना ज़रूरी है, कितना अहमियत का हामिल है। तो पढ़ते हैं इसे। अ हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इज़ एसेंशियल फॉर फार्म्स, यानी हाई लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश होती है कि मेरे आउटपुट ज़्यादा हों और मेरे इनपुट कम हों। इनपुट पे कॉस्ट लग रही होती है, इनपुट जो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को इनपुट कहा जाता है, उन पे कॉस्ट लग रही होती है, वो फ्री में नहीं अवेलेबल होते, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश ये होती है कि आउटपुट ज़्यादा हो, ठीक है ना, और इनपुट कम से कम हो। जब उसके इनपुट कम होंगे तो उसके एक्सपेंस कम होंगे, एक्सपेंस कम होंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। यही वो लिखते हैं, A high level of productivity is essential for farm because it leads to lower cost of production, के cost of production कम हो जाएगी, giving rise to higher net profit, तो उसे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बिल्कुल आसान है, वो चाहते हैं आउटपुट ज़्यादा हो, इनपुट कम हो। इनपुट पे कॉस्ट लग रही होती है, जब इनपुट कम होंगे तो मतलब कम कॉस्ट लग रही है, कम कॉस्ट लग रही है तो आप मीन ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसा कि हमने अपने उस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो उसके दो तरीके हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ा दो या कॉस्ट कम कर दो। तो ये कॉस्ट कम करने का तरीका है, यानी अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट मीन आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है, ठीक है ना, तो आपकी कॉस्ट कम है, इनपुट कम है तो कॉस्ट कम है, कॉस्ट कम है तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे होंगे। आगे वो कहते हैं, इन एडिशन it influence the competitiveness of an enterprise and provide stimulus for future expansion। यानी इसके अलावा अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो ये आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा होगा बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे, कि आपके रिसोर्सेज कम लग रहे हैं, आपकी कॉस्ट कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू अदर जो ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, ठीक है ना। वो कम, अगर उनकी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो ज़्यादा नहीं कमा पा रहे होंगे। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का होना कंपेटिटिव एडवांटेज देता है, कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी ज़्यादा प्रॉफिट। आगे वो कहते हैं, देयर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न। अब वो रीज़न्स बता रहे हैं कि इन रीज़न्स की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है ना वो अहम है। तो हमारा टॉपिक भी यही था जो हम पढ़ रहे हैं, कि प्रोडक्टिविटी को मेजर करना इतना अहम क्यों है। अचीविंग इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। अब इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम चैप्टर नंबर 12 में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं करता, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। प्रोडक्टिविटी, ये वो कहते हैं, प्रोडक्टिविटी इज़ कॉस्ट सेविंग allowing firm to pass on this benefit to consumer by lowering the price of the good or service। देखो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, मीन उसके आउटपुट ज़्यादा होंगे, इनपुट कम होंगे, इनपुट पे जो कॉस्ट लग रही है वो कम होगी। जब ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रोडक्ट के बनाने पे कम कॉस्ट लग रही है तो वो उसकी सेलिंग प्राइस भी कम रखेगा। जब उसकी सेलिंग प्राइस कम रखेगा तो कंज्यूमर को भी सस्ते दामों कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, ठीक है ना। इस फार्म की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मीन कॉस्ट कम है,
तो उसकी सेलिंग प्राइस भी ऑर्गेनाइजेशन फिर कम ही रखेगा ना। इसका फ़ायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को हो रहा होगा कि उसको कम पैसों में जो है ना प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगी। आगे है जनरेटिंग हायर प्रॉफिट। ये बिल्कुल आसान है कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इनपुट कम है। अब इनपुट कम है मतलब इनपुट पे कॉस्ट लग रही होती है और मीन कॉस्ट कम है। कॉस्ट कम है तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही होगी ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो एक्सेस जो उसका प्रॉफिट होता है वो अब उसकी मर्ज़ी होती है वो री इन्वेस्ट कर दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना एक्सपेंड करे, ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर करे। पहले उसके पास 5 मशीनरियाँ थी, अब उसने 10 ले ली हैं, ठीक है ना। पहले उसके पास एक फैक्ट्री थी, अब एक और फैक्ट्री लगा लेगा। क्यों? क्योंकि उसे प्रॉफिट हो रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है मीन प्रॉफिट ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट का जो है ना वो पॉजिटिव रिलेशन आप समझ लो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इंक्रीजिंग वेजेस एंड अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड वर्कर। प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स नॉट ओनली फॉर फार्म बट आल्सो वर्कर। अब ये जो प्रोडक्टिविटी है इसका फ़ायदा सिर्फ फार्म को नहीं होता बल्कि वर्कर्स को भी होता है। एज दे कैन अर्न हायर वेज व्हेन दे हेल्प बिजनेस इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट। ये जो लेबर होती है अगर ये बिज़नेस की हेल्प करे कि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने में, यानी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने में कैसे हेल्प करेगी कि ये जो लेबर है ये अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही है, वक्त पे काम कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना के दे रही है, ठीक है ना। जब कम वक्त में और कम लेबर लगा के ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बना के दे रही है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होगा। और वो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो लेबर तक पहुंचेगा। फिर लेबर को बोनसेस वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है ना। जब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा कमा रही हो तो लेबर को भी उसका फ़ायदा हो रहा होता है। हो सकता है कि वो लेबर की वेज बढ़ा दे इसी खुशी में कि हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें अपने लेबर को भी ज़्यादा देना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दे रही है, उसकी वेज ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा दे रही है, तो ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बैठे हुए लोग कि जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं उनको अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। कि इस ऑर्गेनाइजेशन में वेजेस ज़्यादा है तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। आगे है इम्प्रूविंग कंपेटिटिवनेस। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुका कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो इससे आपको कंपेटिटिव एज मिल रहा होगा, कंपेटिटिव एडवांटेज मिल रहा होगा ओवर अदर ऑर्गेनाइजेशन। अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ये है कि अगर आप एक फार्म की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है ना, मीन उसके आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, इससे पूरी इकॉनमी एज अ होल ऊपर ग्रो कर रही होती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी का ज़्यादा होना न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है बल्कि पूरी इकॉनमी के लिए उसका फ़ायदा हो रहा होता है। डिटरमाइनिंग द बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड। यहाँ पे वो लिखते हैं फॉर द मैनेजर टू डिटरमाइन द करेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड अ कैलकुलेशन ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ नीडेड फॉर मोस्ट सूटेबल कोर्स टू फॉलो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इनपुट कम्बिनेशन। देखो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 4 तरह के इनपुट आए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 तरह के इनपुट्स आ जाते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों की कॉस्ट है, ये मुफ्त में अवेलेबल नहीं है, इन चारों की कॉस्ट है, ठीक है ना। अब किसी भी गुड को बनाने के लिए ये चारों ज़रूरत होते हैं। लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। कैपिटल और जो आपका लेबर है वो पोर्शन वाइज भी होते हैं कि बाद दफ़ा ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, कम लेबर की, बाद दफ़ा ज़्यादा लेबर की और कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये जो भी कम्बिनेशन बन रही है कि कितनी लैंड की ज़रूरत है, कितनी लेबर की ज़रूरत है, कितनी जनाब कैपिटल की ज़रूरत है और कितनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, ये जो कम्बिनेशन है इसका डिटरमाइन करना बड़ा आसान हो जाता है कि अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो
तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं मेथड फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। पहले तो हम देख रहे थे ना कि प्रोडक्टिविटी की अहमियत क्या है, उसको मेजर करने की, ये सारी उसकी अहमियत है, ठीक है ना, उसकी इम्पोर्टेंस है। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे कि जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि टोटल प्रॉफिट आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके दो तरीके थे, या तो रेवेन्यू बढ़ा दो या कॉस्ट कम कर दो। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी आउटपुट ज़्यादा करें और इनपुट कम करें। तो ये कैसा कर सकते हैं, कैसे, इसका क्या तरीक़ाकार होगा। अच्छा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन द सेम नंबर ऑफ इनपुट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट, और व्हेन अ लोअर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर असेस्ड टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट कैपेसिटी। देखें, असल में तो मकसद है इनपुट को कम करना। इनपुट जितना है उससे से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। यानी एक मशीनरी आपकी एक दफ़ा प्रोडक्शन कर रही है तो फिर वो नाकारा नहीं हो रही, उससे और भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उससे दोबारा फिर और आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। या अगर आप लेबर की मिसाल ले लें तो लेबर जो है ना, वो एक दिन में अगर उसने 2 प्रोडक्ट बनाए हैं तो एक दिन में फिर 2 प्रोडक्ट बनाने के बाद और भी प्रोडक्ट्स बना सकती है। मतलब हमने इनपुट सेम रखना है, उसकी जितनी कॉस्ट हम इनकर कर चुके हैं वो कर चुके हैं, अब उसको बार बार हम यूज़ करके सेम नंबर ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लेबर से बार बार काम करवा के मज़ीद आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि न्यूमिनेटर में जो आउटपुट होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा इनपुट होगा वो सेम रहेगा। इनपुट सेम है, आउटपुट बढ़ता जा रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये वही लिख रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज व्हेन द सेम नंबर ऑफ आउटपुट इज़ यूज्ड, यानी वो सेम नंबर ऑफ आउटपुट सेम है, मतलब उसकी जो कॉस्ट एक दफ़ा इनकर हुई है वो हुई है, अब उससे मज़ीद बार बार उसको यूज़ करके ना, सेम कॉस्ट लगा के उसको बार बार यूज़ करके मज़ीद आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो न्यूमिनेटर में आउटपुट बढ़ता जा रहा है। या फिर वो कहता है आर व्हेन अ लोअर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एस एस, या तो ये करें कि सेम इनपुट रखें और उससे मज़ीद आउटपुट बढ़ाते चले जाएं। मतलब ये कि अगर आपकी इनपुट फिक्स रखते हुए अपनी आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हो सकता है एक तरीका। मतलब न्यूमिनेटर की जो अमाउंट है उससे ज़्यादा कर दें, आउटपुट ज़्यादा कर दें। अगर आप इनपुट को कम नहीं कर सकते तो कम से कम आउटपुट को तो ज़्यादा करें ना, ठीक है ना, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। या ये तरीका, या इसके अलावा ये तरीका हो सकता है कि आपकी जो आउटपुट है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन इनपुट को तो कम से कम करें। इनपुट को कम करेंगे तो तब भी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जब वैल्यू कम हो जाए तो फिर उससे एज अ होल जो आंसर आता है वो ज़्यादा आता है। तो उसने 2 तरीके बताए, या तो अपना आउटपुट बढ़ाएं या इनपुट को कम करें, ठीक है ना, ये 2 ही तरीके बता रहे हैं। फिर आगे वो कह रहे हैं लैंड लेबर कैपिटल कैन बी मेड मोर प्रोडक्टिव डिपेंडिंग ऑन सेवरल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें वो बता रहा है, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, समझाता हूँ। द डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द फर्म एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, मशीनरी और इवन वर्कर। अब वो कह रहे हैं डिग्री ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी जो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कम है, ये डिपेंड कर रही है फर्म्स की एबिलिटी पे कि वो टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में या वर्कर में कितना इन्वेस्ट कर रही है। ये जो मिसाल आगे आ रही है इसको मैं पढ़ता हूँ फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस द मशीन अलाउ फर्म टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट विद बेटर क्वालिटी इन लेस टाइम, यानी आपके पास इतनी अच्छी मशीनरी है कि जो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर। दूसरा कोई कंपेटिटर उस इंडस्ट्री में है, उसके पास जो मशीनरी है वो 10 घंटे में एक प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है ना, आपके पास जो मशीनरी है वो 5 घंटे में एक प्रोडक्ट बना लेती है, वही सेम प्रोडक्ट। तो मीन आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई, आप 10 घंटे में 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना, तो आउटपुट आपका ज़्यादा हो जाएगा, इनपुट उतना ही रहेगा, ठीक है ना। और उसका क्या है, उसका 10 घंटे में एक प्रोडक्ट बना रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में, मशीनरी में या वर्कर में इन्वेस्ट करेंगे तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है।
हाउएवर ऑल इन्वेस्टमेंट आर सेंसिटिव टू इन्वेस्ट। अब ये जो लाइन उसने लिखी है ना, ये मुझे लगता है थोड़ी सी जो है ना इररेलेवेंट है, यहाँ उसे नहीं बताना चाहिए था। अब वो कहता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, हायर द इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, लोअर द एबिलिटी ऑफ फार्म टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर इंटरेस्ट रेट, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो फिर फार्म क्या करेंगे, फार्म मशीनरी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो बैंक में पैसे जमा करा देंगे, वो बैंक में रख देंगे कि वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम वहीं से कमा लेते हैं, बजाय इसके कि हम मशीनरी परचेज़ करें और फिर जो है ना उसकी वजह से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करें। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो बजाय इसके कि हम मशीनरी ख़रीदें, हम वर्कर पे मेहनत करें, हम नई टेक्नोलॉजी परचेज़ करें, बैंक में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो हम वही पैसा जो इधर हमने लगाना था वो हम बैंक में रख देते हैं, वहीं से प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये वो बात कर रहा है यहाँ। आगे है स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब जितने आपके पास स्किल्ड पर्सन होंगे, यानी लेबर प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है ना। जितनी लेबर अच्छी होगी, स्किल्ड होगी, वो आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगी, तो इसकी वजह से भी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो ये हमने देखे कि मेथड्स, किन मेथड्स के थ्रू हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं।